नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली एम्स में आज निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था। रघुवंश प्रसाद सिंह एम्स की आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। 2 दिन पहले उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। बताया जा रहा है कि सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। इसके पहले आईसीयू से ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी से इस्तीफा देने के लिए अपना पत्र भी जारी किया था। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गहरा दुख जताया है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतने दूर चले गए हैं। निशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफा देने से बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा था। रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले 32 वर्षों से लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने दिल्ली एम्स की आईसीयू से अपना इस्तीफा रांची रिम्स में अपना इलाज करवा रहे लालू प्रसाद यादव को भेजा था। कहा जाता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी में एक ऐसे नेता थे जो पार्टी अगर गलत ट्रैक पर जा रही होती थी तो उन्हें रोकने में पल भर की देरी नहीं करते थे। वैसे तो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सामने किसी के मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह इन सब से अलग थे और लालू प्रसाद यादव भी उनकी हर बात को मानते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार रात को एम्स में भर्ती हुए थे। इसे लेकर एम्स प्रबंधन ने एक बयान जारी किया है। एम्स ने कहा कि अमित शाह संसद सत्र से पहले संपूर्ण चेकअप के लिए 1 से 2 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं। 55 साल के अमित शाह को शनिवार रात 11 बजे एम्स में भर्ती कराया गया था। इससे पहले 18 अगस्त को अमित शाह कोविड-19 से ठीक होने के बाद आगे के उपचार के लिए एम्स में भर्ती हुए थे। अमित शाह 12 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। इसके बाद उन्हें 31 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया था। रविवार को एम्स ने एक बयान में कहा कि जैसे कि अमित शाह को डिस्चार्ज के वक्त सलाह दी गई थी, उसी के मुताबिक संसद सत्र शुरू होने से पहले उन्हें संपूर्ण चेकअप के लिए 1 से 2 दिनों के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 किसान अध्यादेशों को लेकर चल रहे विवाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की भी एंट्री हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने रोहतक के महाराजा होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों को जागरूक करते हुए बताया कि तीनों अध्यादेश किसानों के हित में है। कुछ लोगों के द्वारा किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों और आड़तियों को मंडी बंद होने जैसी भ्रमित बातें बताई जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर बिना नाम लिए हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग किसानों को प्रदेश सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों से संवाद करने के लिए एक 3 संसदीय कमेटी का भी गठन किया है, जो किसानों से सुझाव ले रहे हैं। संसदीय कमेटी ने कल रोहतक के सर्किट हाउस में बैठक आयोजन कर किसानों से सुझाव भी लिए थे और उसके कमेटी ने कुरुक्षेत्र में किसान नेताओं के साथ बैठक भी की। प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों की फसल हर साल की तरह खरीदने का आश्वासन भी दिया और किसानों से अध्यादेशों का समर्थन करने की भी अपील की। अध्यादेश किसानों के पक्ष में, किसी ने उसकी धारा दर धारा कोई भी सुझाव देना हो, 3 सांसदों की कमेटी हमने कल रोहतक में भी भेजी थी, कल करनाल में भी थी और आज वो कमेटी जो है पंचकुला में है। और उसके बावजूद भी जिस भाई को भी कोई सुझाव देना हो, क्योंकि ये अध्यादेश किसानों की आर्थिक आज़ादी के लिए, हमारे यहाँ एफपीओज बने हुए हैं, 82,000 किसान एफपीओज से जुड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब किसान संगठनों ने जींद में बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है। किसान संगठनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कल तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो परसों से ये आंदोलन कदम दर कदम आगे बढ़ता जाएगा। किसान संगठनों ने 20 तारीख को पूरे हरियाणा को 3 घंटे के लिए जाम करने की चेतावनी भी दी है। जींद में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 19 किसान संगठनों की बैठक में सरकार को ये चेतावनी दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि फिर भी सरकार अगर नहीं मानी तो 27 सितंबर से पूरे हरियाणा में यात्रा शुरू की जाएगी और उसके बाद एक जगह पर पूरे प्रदेश के किसान एकत्र होकर सरकार के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। ये फैसला जींद की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह की अध्यक्षता में 19 किसान संगठनों की 4 घंटे से ज्यादा समय तक चली मंथन बैठक में लिया गया।
हालांकि इस बैठक की मीडिया को कवरेज करने की इजाजत नहीं थी। बैठक में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह के अलावा कार्यकारी प्रधान कर्म सिंह, किसान नेता जोगेंद्र सिंह नैन, संदीप भारती प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देखिए, आज जो मीटिंग हुई है, आज 2 संगठन और शामिल हो गए हैं। 19 किसान संगठनों की मीटिंग आज हुई है और उसमें जो फैसला लिया गया है, जो आंदोलन अभी चल रहा है, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन कदम दर कदम आगे बढ़ता जाएगा। उसमें अभी अगला जो कदम है वो 15 तारीख से धरने शुरू होंगे सभी जिला हेडक्वार्टरों पे, 19 तक धरने चलेंगे और 20 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर 3 घंटे के लिए रोड जाम किए जाएंगे। जहाँ जहाँ भी हमारा बस चलेगा वहाँ पे रोड जाम करेंगे और अगर कोई पुलिस हमारे से ज्यादती करती है तो हम पुलिस की लाठियाँ खाएंगे, पुलिस को मारेंगे नहीं। हमारा कोई आदमी उपद्रव नहीं करेगा, कोई साड़ फूक नहीं करेगा और कोई आदमी किसी को बट्टा नहीं मारेगा। किसान मजदूर कमेरे समेत 36 बिरादरी के हकों की लड़ाई को लेकर चल रहे महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को आज उस वक्त और भी मजबूती मिली जब कैथल में सड़कों पर किसानों ने उनको आशीर्वाद देते हुए आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई को और आगे बढ़ाने का आह्वान किया। किसानों ने कहा कि जिस प्रकार से आपने समाज में आम आदमी के अधिकारों के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष छेड़ा है, उसमें पूरे प्रदेश का किसान और कमेरा वर्ग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बलराज कुंडू ने किसानों को वचन दिया कि आपके भरोसे को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। जब तक मेरी रगों में खून दौड़ रहा है तब तक मैं आपके हकों के लिए आपका वकील बनकर लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसी दौरान कई नौजवानों ने बलराज कुंडू को पीपली कांड में उनकी पीठ पर पड़ी लाठियों के निशान भी दिखाए। कुंडू ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिस किसी सरकार के मुखिया ने किसान पर लाठियां उठाई है तो वो दोबारा कभी सत्ता में ताज नहीं पहन पाया है। खट्टर सरकार से हमारे बुजुर्ग किसानों, कमेरे, आड़ती की पीठ पर पड़ी एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। इस निकम्मी सरकार का पतन शुरू हो चुका है। कोरोना काल के लगभग 7 महीने बाद धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचे इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश की बीजेपी और जेजेपी सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस भाजपा के साथ मिली हुई है। जब कांग्रेस की 10 राज्यों में सरकार है तो कांग्रेस ने क्यों 3 अध्यादेशों को रद्द नहीं करवाया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वहीं विधानसभा सत्र को भी मात्र 1.5 से 2 घंटे में ही निपटा दिया। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने विधानसभा सत्र में भी 3 अध्यादेशों के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश की बीजेपी और जेजेपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी के गृह मंत्री अनिल विज पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में तो लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। इससे तो साफ जाहिर है कि गृह मंत्री सरेआम झूठ बोलने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, बैठक में उन्होंने कहा कि 23 तारीख को हरियाणा प्रदेश के अंबाला जिले से इनेलो डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे और 3 अध्यादेशों को रद्द करने की मांग करेंगे। हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में वो खुद जाकर डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि किसान विरोधी तीनों अध्यादेशों को तुरंत प्रभाव से रद्द करवाया जा सके। सरकार की गलत नीतियां जिसकी वजह से आम जनमानस दुखी और परेशान है, उसको लेकर के 4 प्रस्ताव पास किए। सबसे पहले जो 3 अध्यादेश आ रहे हैं, उन तीनों अध्यादेशों को केंद्र की सरकार रोके। किसान विरोधी जो ये फैसला लिया जा रहा है, उस फैसले पे फिर से विचार करे। उसके साथ साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था जो है उसमें सुधार करे सरकार। जो हमारा प्रदेश आज सबसे ऊपर की पंक्ति में आ गया, नए सिरे से युवाओं में विश्वास हो, उसके लिए सरकार कोई कदम उठाए। पिछले कुछ दिनों से बाबा मस्तुनाथ मठ में चले समाधि विवाद पर कथित बयानों को लेकर पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए विवाद को खत्म करने की बात कही। वहीं आंदोलनकर्ता कांता अलाड़िया ने भी सुभाष बत्रा द्वारा कही बातों पर सहमति जताई। ये समाधि का मसला
बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हल हो गया। और मैं इसमें फुराक दिली बाबा बालकनाथ जी की मानता हूँ और इनकी भी, ओगढ़ पीर वालों की भी मानता हूँ, जिन्होंने इन 4 मुद्दों पर अपनी सहमति दिखाई। तो इसलिए इस विवाद को फिलहाल समाप्त समझा जाए और इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही है। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, ना कोई जाति का ना धर्म का। हमारी सिर्फ एक लड़ाई थी कि जो हमारे पूर्वज कुल गुरु हैं ओगढ़ पीर बाबा सूरतनाथ जी और उनके शिष्यों की जो समाधियां जहाँ पे थी, क्योंकि शरीर साधुओं को समाधि दी जाती है और वो वहाँ पे विराजमान है, तो हमारी एक ही डिमांड थी कि भाई जहाँ हमारी समाधियाँ थी वो समाधियाँ हमारे गुरुजी वहीं पर बनाए, उसमें हमारी सहमति है। वो बाबा बालकनाथ जी ने मान ली है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस मसले को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अब सुलझा लिया। पलवल महिला थाने में 8वीं कक्षा के नाबालिग छात्रा ने अज्ञात युवक के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया है और मामला दर्ज करने की तहरीर भी दी है। मामले में महिला थाना प्रभारी रेखा ने बताया कि 14 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है कि 8 सितंबर को रात में वो घर में सोई हुई थी और उसी रात 1 बजे के करीब गांव निवासी एक युवक घर के अंदर आया और पीड़िता को अगवा कर ले गया, जिसका विरोध करने पर युवक ने कहा कि उसने शूटर को खड़ा कर रखा है जो उसके परिवार को मार देंगे। पीड़िता डर के कारण बाइक पर बैठ गई, जिसके बाद पलवल आकर युवक ने एटीएम से रुपए निकाले और पीड़िता को जूस पिलाया, जिसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई। पीड़िता का आरोप है कि बेहोशी की हालत में उक्त युवक ने उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद युवक पीड़िता को यूपी में उसके मामा के घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने मामा के घर जाकर आपबीती बताई, जिसके बाद पीड़िता के मामा ने उसके पिता को बुलाया और मामले की शिकायत पुलिस को दी। बहरहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। ये एक नाबालिग लड़की है और उसने बताया कि भाई मैं रात को अपने घर में सो गई थी, तो एक लड़का और हमारे घर में आया जो मेरा वहाँ से चाकू अपना ऊपर अपहरण करके ले गया और उसने वो मुझे बल्लमगढ़ की तरफ ले गया। ले जाकर रास्ते में उसने मुझे कुछ जूस में पिलाया जिससे मैं बेहोश हो गई। जो उसने बताया कि भाई उसके बाद मुझे जब होश आया तो मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ कहाँ गलत काम किया और उसके बाद वो उसको उसके मामा है यूपी में जैतगाम पड़ता है, उसमें वहाँ पर छोड़ दिया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।